क्या आपने कभी बर्फ़ देखी है? हाँ जी श्रीमान, पहाड़ों में हिमपात होते देखा है। प्यारे बच्चों, हम पहाड़ों की सैर करेंगे, पहाड़ों के स्थल रूपों को जानने का भी प्रयास करेंगे। श्रीमान जी, ये स्थल रूप क्या होते हैं? बेटा, स्थल रूप अपरदन क्रिया और निक्षेप क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये निक्षेप क्रिया अपरदन क्रिया क्या होती है? चित्र के माध्यम से जानते हैं। अपरदन क्रिया, देखो एक छोटी सी धारा नदी ने अपरदन किया हुआ है, चित्र में दिखाया गया है। देखो, उस अपरदन क्रिया के दौरान मिट्टी को बहाकर लेकर समुद्र में जमा किया गया है, ये निक्षेप कहलाता है। ये केवल नदी ही नहीं करती, हिम नदी भी करती है। आओ हम जाने हिम नदी कैसे कैसे अपरदन करती है। हिम सच में कितना सुंदर होता है। बड़ी बड़ी हिम की शिलाएं, शिलाखंड, ये देखो सुबह सुबह कितना सुंदर लगता है। आओ आज हम हिमानी अथवा हिम नदी ग्लेशियर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आखिर ग्लेशियर होता क्या है, हिम की नदी होती क्या है? आओ देखें। हिमनद बड़े बड़े हिमखंडों को कहते हैं जो अपने ही भार के कारण नीचे की ओर खिसकते रहते हैं। इन्हें हिमानी भी कहते हैं। नदी और हिमनद में अंतर इतना होता है, नदी में जल ढलान की ओर बहता है और हिमनद में हिम नीचे की ओर खिसकता है। हिमनद बर्फ का एक विशाल संग्रह होता है जो भूमि से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब हम हिम नदी द्वारा बनाए गए अपरदनात्मक स्थल रूपों का वर्णन करेंगे। सबसे पहला स्वरूप, इसे सर्क या हिम गह्वर कहते हैं। ये हिम रेखा के पास बनता है। ये एक आरामदायक कुर्सी की तरह प्रतीत होता है। ये बहुत ऊंचाई पर बनने वाला एक स्थल रूप है जो कि अपरदन से बनता है। तो इसके मुख्य बिंदु ऊंचाई पर हिम रेखा के पास बनने वाला एक छोटा सा गड्ढानुमा आकृति की अपरदनात्मक स्थलाकृति। अगला जो हमारा अपरदनात्मक स्थल रूप है वो है टॉर्न लेक। जब सर्क या हिम गह्वर का पानी पिघल जाता है तो वो एक झील की आकृति ले लेता है। इस झील को टॉर्न लेक कहते हैं। ये उसी तरह पहाड़ की ऊंचाई पर विद्यमान होती है जहाँ पर सर्क विद्यमान होता है, हिम गह्वर विद्यमान होता है, यानी पिघला हुआ जल और एक छोटी सी झील। अगली स्थलाकृति कॉल है। जब पहाड़ पर दोनों तरफ सर्कों का निर्माण हो जाता है, हिम गह्वरों का निर्माण हो जाता है, जैसे 1 और 2 के रूप में दर्शाया गया है, तो ये एक दर्रे के समान प्रतीत होते हैं। तो इनको कॉल कहते हैं। इनमें भी सर्क की बहुत भूमिका रही है। नंबर 1 और नंबर 2 पर 2 सर्कों के निर्माण से उत्पन्न स्थलाकृति, अपरदनात्मक स्थलाकृति। जब किसी पर्वतीय भाग पर चारों तरफ सर्कों का निर्माण होता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो श्रृंग का निर्माण हो जाता है। तो ये एक ऊपर उठी चोटी होती है। ये मैटरहॉर्न जो स्विट्ज़रलैंड का है वो दिखाया गया है। इसके साथ त्रिशूल, हिमालय पर्वत में भी ये श्रृंग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो चारों तरफ सड़कों का निर्माण। जैसे कि आपको पता है, कोई भी हिम नदी अपना स्थल रूप खुद नहीं बनाती, वो पूर्व निर्मित घाटियों में बहती है। जैसे किसी नदी घाटी में जब बहती है तो उसके तले को चौड़ा कर देती है, तो पहले वी शेप होता है, बाद में यू शेप का निर्माण कर देती है।
जब नदी यू शेप का निर्माण करती है तो मुख्य भाग से वो बहना शुरू कर देती है और उसके साथ दोनों तरफ से, दोनों छोरों से छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं, जैसे चित्र में 1 और 2 नंबर पर दिखाया गया है। तो ये झूलती हुई घाटी के रूप में प्रतीत होती है, जैसे चित्र में आपको दिख रहा होगा। दोनों तरफ 1 और 2 तरफ से सहायक नदियों का मुख्य नदी में आकर मिल जाना झूलती घाटी का निर्माण करता है। झूलती हुई घाटी की मुख्य विशेषताएं सहायक नदियों द्वारा मुख्य नदी में मिलना, जिससे हिम प्रवाहित होता है। अब हम हिम नदी द्वारा निक्षेप की हुई आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पार्श्व हिमोड़। पार्श्विक हिमोड़ वो हिमोड़ होता है जब 2 अलग अलग दिशाओं से हिम नदियाँ आपस में मिलती हैं तो पर्वतों के पार्श्वों पर हिम के साथ लाई हुई बजरी कंकड़ जमा कर देती हैं, जैसे चित्र में कलर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। मध्यवर्ती हिमोड़ जब 2 तरफ से हिम नदियाँ आपस में मिलती हैं तो मध्य भाग में वो रेत, बजरी और छोटे छोटे महीन कणों को जमा कर देती हैं। इसे मध्यवर्ती हिमोड़ कहते हैं। ये मध्य भाग में निर्मित हुई निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है हिम नदी द्वारा। जब हिम नदी अपनी अंतिम अवस्था में किसी समुद्र या झील में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने से पहले वो अपने साथ लहाए गए छोटे छोटे महीन कणों को जमा कर देती है, जैसे चित्र में बिंदुओं के माध्यम से दिखाया गया है। इसे अंतिम हिमोड़ कहते हैं। ड्रमलिन हिम नदी द्वारा बनाई गई ये अद्भुत आकृति है। ये उल्टी नाव के जैसे प्रतीत होती है या आधे अंडों की तरह प्रतीत होती है। ये हिम नदी द्वारा निक्षेप की गई आकृतियों में से एक आकृति है, जिसका निर्माण हिम नदी की अंतिम अवस्था में होता है। एस्कर जब हिम नदी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होती है तो इसके अंदर पानी की छोटी छोटी धाराएं भी चलती रहती हैं, जो कि वहाँ पर रेत बजरी के महीन कण जमा कर देती हैं। उससे एस्कर आकृति बनती है। एस्कर एक लंबे कटक होते हैं जो 100 फीट तक ऊंचे और कई 100 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। तो इसका बनने का कारण हिम नदी के नीचे छोटी छोटी सुरंगों के रूप में जल का प्रवाह होना भी है। तो जल के प्रवाह के कारण ये कटक निर्मित होते हैं। अगली स्थलाकृति है केम। ये हिम नदी की अंतिम अवस्था में बनने वाली स्थलाकृति है। इसमें महीन कणों को हिम नदी अंतिम अवस्था में जमा कर देती है और छोटे छोटे टीलों का निर्माण होता है। इन छोटे टीलों को केम कहते हैं। तो आपने ये सारी बातें जानी। अच्छा श्रीमान जी, हिम नदी के बारे में मुझे ज्ञान प्रदान करने के लिए धन्यवाद। अब मैं परीक्षा देने में समर्थ हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहले निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, हिम नदी से आप क्या समझते हैं और यू आकार की घाटी कैसे बनती है। तो इसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे। धन्यवाद।